सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत में क्या वाकई तब्दीली आने वाली है? क्या वाकई अपोजिशन और हुकूमत आगे चल के मिलकर काम करेंगे? शेख रशीद पेशन गोई कर रहे हैं, इससे पहले भी वो बहुत सारी पेशन गोइयाँ कर चुके हैं। लेकिन बात यह है कि कल वज़ीर आज़म बस असम्बली फ्लोर पर तकरीर करने के लिए आए तो सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो इंतखाबी इस्लाहात की बात की। उन्होंने गुजारिश की अपोजिशन से कि आए मिल के बैठें और इंतखाबी इस्लाहात करें, हमें आपके मशवरों की ज़रूरत है। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है इंतखाबी इस्लाहात करना, और कश्मीर इलेक्शन के बाद हुकूमत और अपोजिशन इस पर बात भी करेगी। अब अपोजिशन किस हद तक इस पर बात करने के लिए तैयार है? क्या वाकई हुकूमत के लिए इंतखाबी इस्लाहात करना इतना ही आसान होगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देना, क्या ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अपोजिशन वाकई मान जाएगी? क्या इसके बाद कोई ये सवाल नहीं करेगा कि अगर ये इंतखाबात हुए तो ये धांधली ज़्यादा थे और इसमें जो जीता है वो धांधली करके जीता है? क्या इस तरह की कोई बातें इस चीज़ के बाद इसके इम्कानात मादूम हो जाएंगे? और उसके अलावा आगे आने वाले जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है और उसके बाद की जो सूरत हाल है, ये तमाम तरह आज के प्रोग्राम के और फिर पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आज जारी है। बहुत अहम इशूज़ हैं जिन पर आज जो है वो हमारी सियासी और अस्करी जो क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठी हुई है। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत वाकई अपोजिशन से बात कर पाएगी? क्या हुकूमत का रवैया वाकई ऐसा है कि बैठकर इतनी आसानी से इंतखाबी इस्लाहात की जा सकें? मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने कल तकरीर के आगाज़ में ही ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि बैठे, गुजारिश करता हूँ कि अपोजिशन बैठे और इंतखाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बात करे, अपने मशवरे थे, हम उनके तजावीज़ सुनने को तैयार हैं। ये जुमले थे वज़ीर आज़म के। अपोजिशन वाक़तन क्या इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है और हुकूमत क्या उसी टोन में बात करना चाहती है कि हम आपसे बैठ कर बात करना चाहते हैं, हम कोई ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपसे बात करना नहीं चाहते, हम वाकई चाहते हैं मुल्क की वफाद में कि इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैं ईमानदाराना अपनी राय दूँगा कि जब 3 साल के अंदर ये पहला मौका आया कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने असम्बली से ख़िताब किया और अपोजिशन ने उसको पिग साइलेंट की तरह उसको सुना, उस ख़िताब को। अच्छा, अगर यही माहौल रहता है तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो अपना काम पूरी तरह ईमानदारी से करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी करना है। तो अगर इस तरह के माहौल में मैं समझता हूँ चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इस बात की अदा किया, अपनी तकरीर जो शुरू की, और सबसे पहले उसने अपोजिशन को उन्होंने दावत दी कि आएँ और इंतखाबी इस्लाहात करें। देखिए, आज तक जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी शख्स को किसी पार्टी को पहुँचा है तो वो पीपल्स पार्टी थी कि जिसको नुकसान पहुँचा इसी धांधलीशुदा इलेक्शंस की वजह से। 77 के इलेक्शन आपने देखे, जब उसमें तहरीक चली तो उस तहरीक के नतीजे के अंदर कि नुकसान क्या हुआ कि भुट्टो साहब की हुकूमत गई और भुट्टो साहब को हैंग करना पड़ गया। और उसके बाद अब देखें कि और जितने भी हालात आते रहे यही सूरत हाल बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए और हम एक साथ बैठें और बैठने के बाद अपनी जो भी इंतखाबी इस्लाहात हैं वो लेकर आएँ, ताकि ये रोज़ की कहानी जो है हर इलेक्शन के बाद ये कि धांधली 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 धांधली, इससे जो छुटकारा हो और लोगों को एतमाद हो। अब उसके लिए बहुत सारा तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है, जैसे कि इस वक्त हुकूमत ये समझती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए जो है इस पर काबू पाया जा सकता है, और अपोजिशन ये समझती है कि इस पर काबू ये इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए नहीं किया जा सकता। लेकिन बैठना पड़ेगा, बैठ कर कोई ऐसा फार्मूला तय कर लिया जाए कि जिससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पर आ जाएं, और आने के बाद ऐसा कोई फार्मूला हो जाए कि जिससे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये यकीन हो जाए कि अब जो इलेक्शन होगा उसको हारने वाला। चले, ये तो एक अलग मामला है ना कि टेक्निकल मामलात पर हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या वाकई धांधली रुकेगी या नहीं। लेकिन आज जो मेरा मौजू है वो ये है कि हुकूमत का रवैया क्या होगा। वाक़तन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो एक
ऐसा रवैया नहीं अपनाए कि जिससे हमेशा अपोजिशन नाला रही। माहौल की बात अलग है, लेकिन हुकूमत का जो रवैया होता है, कोई भी हुकूमत जो कर रही होती है, कोई भी जमात, वो रवैया ही होगा आगे जाके। ये है मेरा आम सवाल। चले, आपका पॉइंट आया। इमरान साहब, क्या आपको लगता है कि वाक़तन अब हुकूमत का रवैया तब्दील हो रहा है? वो हुकूमत जो अब तक एक अपोजिशन एटीट्यूड में रही, अब वो अपना एटीट्यूड चेंज कर रही है और वाक़तन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उसी तरीके से बात करेगी जिस तरीके से अपोजिशन से बात करनी चाहिए, और वाक़तन इंतखाबी इस्लाहात में हुकूमत को कामयाबी हासिल हो जाएगी, आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने एक ही सवाल में कई सवाल पूछ लिए, लेकिन गुजारिश ये है कि हुकूमत आपने जो अब रवैया इख्तियार किया है, काश के ये रवैया 3 साल पहले ही हुकूमत इख्तियार कर लेती तो आज मुल्क के हालात ये ना होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए के मुसादिक हमें ये मान लेना चाहिए कि चले अब भी हुकूमत अगर वाकई ही संजीदा है तो फिर उसे चाहिए कि अपोजिशन के साथ बैठे और मामलात को हल करे। देखें, मैं इसका मतलब ये नहीं कि जी अपोजिशन तो बहुत संजीदा है, हुकूमत बिल्कुल भी संजीदा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए हुकूमत के बारे में कह रहा हूँ कि बतौर हुक्मरान के आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपने बड़े भाई का किरदार अदा करना होता है और आपने अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होगी, जो आपने बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ यूज़ किया कि हुकूमत अपोजिशन मोड में रही, तो 3 साल तक तो ये अपोजिशन मोड में रही। अब बतौर एक सियासी तजिया निगार के, बतौर एक जर्नलिस्ट के और पॉलिटिक्स के फॉलोअर के, मुझे ये लग रहा है कि शायद अर्ली इलेक्शन के हालात बन रहे हैं। शायद 2022 में इलेक्शन हो जाए तो हुकूमत को भी और हुकूमत में बैठे लोगों को भी ये लग रहा है कि शायद ये अर्ली इलेक्शन की तरफ हमें जाना पड़े। आप ये देखें कि ये जो अगले 2-3 महीने हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। वैसे तो पूरी दुनिया के लिए ये अहम है, इस खित्ते के लिए बहुत अहम है, लेकिन हमारे लिए नहायत ही अहम है। वो इस तरह से कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उससे बराह रास्त पाकिस्तान मुतासिर होगा। वहाँ पे अगर अमरीकी फौजों का मुकम्मल जब इनखला हो जाए तो उसके बाद जो सूरत हाल बनती है, अगर खाना जंगी वाली सूरत हाल बनती है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अगर तालिबान वहाँ पे कंट्रोल संभालते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अगर वहाँ पे तालिबान को स्नब किया जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। लिहाजा ये सारे मामला जो हैं, इस पे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में सब का बहुत बड़ा रास्त और गहरा असर आएगा। इसलिए शायद अब हुकूमत ने भी ये समझा, और हुकूमत को भी, जो इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनके जो वाकई ही सिंसियर लोग हैं, उन्होंने ये समझाया कि आप मेहरबानी करें। और अब जो वो मैंने सुमैया, आपको अगर याद हो, मैंने आपके प्रोग्राम में ये एक बात की थी कि अब शायद रिकॉन्सिलिएशन की बात हो, तो शायद मामला उसकी तरफ जाते मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ इस तरह से जाएंगे कि हुकूमत और अपोजिशन, आप देखें अभी कुछ दिन पहले अपोजिशन लीडर जो हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में, मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने हुकूमत को फिर कहा था कि जनाब आए इंतखाबी इस्लाहात पे मिल बैठ के कानून साजी करते। चलें, आप ये कह रहे हैं कि दोनों साइड पे रियलाइजेशन जो है वो होना शुरू हो गई है, और ये अच्छी बात है, लेकिन जो तरीक़ेकार है, एक फिक्रा ले लें, रियलाइजेशन होना शुरू हो गई से ज्यादा अगर इसको इस तरह से कर लें कि रियलाइजेशन करवाई जा रही है। चलें, इसको इस तरह कर देते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस वक्त रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो भी ठीक नहीं होगा। पॉइंट टेकन। हमारे ज़ाहिर हम चाहेंगे कि अपोजिशन की तरफ से भी इसका मौक़िफ़ हमारे पास ज़रूर आए कि क्यों। अच्छा, अपोजिशन एक एतराज़ ज़रूर करती रही आफ्ताब जहांगीर साहब, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना, हुकूमत चाहती है ऐसा हो। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि उनका भी जो है वो हक़ राय दही वो भी इस्तेमाल करें, वो भी अपना वोट डालें, वो भी बताएं कि वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा अपोजिशन नहीं चाहती? बेसिक उनका नुक्ता क्या है, एतराज़ क्या है? अच्छा देखें, ऑपोजिशन चाहती है, अभी आप देखें ऑपोजिशन क्या कहती है कि 5 नुमाइंदे या 6 नुमाइंदे 7 नुमाइंदे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कौमी असम्बली या सेनेट में ले लिए जाएं, तो वो तो एक अजीब सी बात है। बहुत ही मुश्किल है
उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट अमेरिका से कुछ खड़े होते हैं तो पूरे अमेरिका को उनको कैसे कैंपेन चलाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। यूरोप से कोई खड़ा होता है तो यूरोप के अंदर पूरे यूरोप में जाके उनको कैंपेन चलानी है। मिडिल ईस्ट में कोई खड़ा होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो, कैसे कैंपेन चलाएंगे। उसके मुकाबले में पहले स्टेप पर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब और हम चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये हक दिया जाए कि वो अपने जो लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, अपने हलके के लोग जो वो समझते हैं। देखिए मैं आपको अभी बताऊं, 2 दिन पहले मेरे पास आज़ाद कश्मीर से 2 दोस्त आए और उन्होंने मेरे पास इस्लामाबाद में मेरे साथ लंच किया और उन्होंने कहा कि हम आए हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, समझे ना। तो वो उनका ऑलरेडी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अपनी फैमिलीज़ के अंदर, क्योंकि वो रिमिटेंस बेचते हैं। वो आपको पता है जो बच्चे बाहर होते हैं या फैमिली बाहर होती है वो ज़्यादा करीब होती है ख़ानदान के, तो उन्होंने वहाँ पर वो उनको हमसे ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं लोकल इलेक्शंस के अंदर। तो वो वहाँ पर बैठकर अगर वो ये कहते हैं कि जी ये कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो आप इसको सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट करें, और वो खुद भी उसको वोट दे रहे हों, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है पहले स्टेप के ऊपर। उसके बाद कोई और दूसरा जब अगली दफ़ा कोई हो तो उसमें देखा जाए कि कैसे नुमाइंदगी दी जा सकती है। अपोजिशन चाहती है, अपोजिशन कहती है कि जी हमारे बड़े करीब हैं और हर पार्टी का चैप्टर मौजूद है ओवरसीज़ में, तो इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, तो आप उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो लोग अपनी कैंपेन चलाएं अपने लोगों के लिए, जिस हल्के के लोग हैं उनको कहें कि भाई इसको वोट देना है, तो ताकि ये कि वो मजबूत हों। और उसके बाद जब कोई जहाँ फर्दर आगे जब होगा तो अगली दफ़ा देखेंगे कि कोई ऐसा तरीक़ेकार भी निकाला जाए कि जो उनकी नुमाइंदगी असम्बली के अंदर भी हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखते हैं, हमारा बहुत बड़ा रिमिटेंस देते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा सोच और फ़िक्र में रहते हैं, उन्हें बिल्कुल वोट का हक़ देना चाहिए ताकि उनको ये एहसास हो कि उनकी नुमाइंदगी मौजूद है असम्बली के अंदर। ज़ाहिर है ये तो है इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन ये सवाल भी यहाँ पर बनता है आफ्ताब साहब कि हुकूमत ने देर नहीं कर दी। अब जबकि 2 साल रह गए हैं, अगला साल तो इंतखाबी मुहिम का साल होगा, किस तरीके से आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो तरीक़ेकार पर आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो वही तरीक़ेकार पर इलेक्शन हो। ज़ाहिर है इसके लिए कोई टेक्निकल मामलात होते हैं, इनको देखना पड़ता है, फिर ज़ाहिर चीज़ों को उस तरीके से परखना पड़ता है कि कहीं इसका कोई बैकअप प्लान तैयार करना पड़ता है, फिर ज़ाहिर उसकी रकम उतनी चाहिए होती है कि ज़ाहिर आप पोलिंग स्टेशन पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपको चाहिए, ज़ाहिर इस पर मैं पूरी रिसर्च के साथ बात कर चुकी हूँ। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने थोड़ा लेट कर दिया, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था? 3 साल बाद क्यों ख्याल आया आपको? अच्छा देखिए, नहीं बिल्कुल लेट नहीं किया है, अभी भी 2 साल हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि जी अर्ली इलेक्शन तब भी 1 साल, अगर उनके बकौल उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन वैसे जो कानूनन तो अभी 2 साल बाकी हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे हमारी जो राय है, हमने जितनी तैयारी की हुई है, हमने वो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसके ऊपर वर्क किया, उसको बाकायदा डिस्प्ले किया है, और उसको डिस्प्ले करने के बाद वो असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर काफ़ी अरसे तक वहाँ पे डिस्प्ले होता रहा है, जिसको अपोजिशन के लोग भी मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व भी किया, उसको चला के भी देखा है कि इसका क्या तरीक़ेकार होगा। और अगर उस पर मैं ये समझता हूँ कि मैं भी कहूँगा और आप भी कहें फवाद चौधरी साहब को, क्योंकि वो इसके सबसे बड़े मौजिद हैं, उनसे कहें कि हम मीडिया के लोगों को, आप लोगों को भी बुला के उसको समझाएं कि भाई ये आप लोगों को भी दिखाएं डिस्प्ले करके कि कैसे वोटिंग होगी। अच्छा, अगर उसमें तो अगर लिया जाए तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। देखें, जब मैं समझता हूँ सर सवाल ये नहीं है कि वो इस्तेमाल कैसे होगी, सवाल ये है कि वो सहूलत हर जगह पहुँचेगी कैसे, सवाल ये भी है कि हर किसी को उसकी अवेयरनेस कैसे मिलेगी। सवाल ये कि देहातों में लोग जो कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, उनको किस तरह समझाया जाएगा? उसके लिए वक्त कम है, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगी, इस काम के लिए पैसा चाहिए होगा, हुकूमत को तैयारी चाहिए होगी। अच्छा, मैं नहीं कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आपने मेरे ख्याल में देखी नहीं है, मैंने देखी है उसको, उस मशीन को मैंने उसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करके देखा है। अच्छा, वो बहुत ही ईजी तरीका है, हाँ बहुत इजी तरीका है। वो मतलब एक जो वो है वोटर, उसने पोलिंग स्टेशन पे जाना है और जाने के बाद अपना शनाख्ती कार्ड देना है। शनाख्ती कार्ड जब वो देंगे, उसको स्वीप किया जाएगा है, तो वो जो उससे पता चल जाएगा। अच्छा, वो सारी चीज़ें इस तरह बहुत ही एक सिस्टम है सर, वो सिस्टम तो मैं समझा चुकी हूँ आवाम को, हम इसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं, हमने इस पर पूरी बात की है। खैर, यहाँ पर बात हो रही है कि उस काम के लिए क्या वक्त काफ़ी है या नहीं है, और क्या हुकूमत ये समझती है कि इतने कम वक्त में
ऑपोजिशन को अपने साथ बिठाना होगा और ये ऐसा हो पाएगा, क्योंकि खुद ऑपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा ही नहीं इंतखाबी इस्लाहात में। अब आप लोग ऑर्डिनेंस के जरिए काम नहीं करेंगे, आप लोग मिल बैठ के करेंगे। देखें, अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको ऑफ़र की है और जिसको आप सब ने भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए ऑपोजिशन को। आए बैठे संजीदगी के साथ, और बैठने के बाद सिर्फ ये ना हो कि जी ये अगर फॉर एग्जांपल यही चीज़ नून लीग लाए और ऑपोजिशन में पीटीआई और पीपल्स पार्टी हो उसकी मुखालफत करे, अगर पीपल्स पार्टी लाए नून लीग और पीटीआई उसकी मुखालफत करे, सही है, इससे ठीक हट है करके जी ये पीटीआई है या कोई जिसकी भी हुकूमत, ठीक तो है, इसको देखें, इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू करें, और टाइम जो है बहुत है अगर नीयत अच्छी हो तो। चलें ठीक है, देखते हैं। नीयत ज़ाहिर है हर तरफ से सही होना ज़रूरी है। पॉइंट टेकन। इमरान याकूब साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि यही एक तरीक़ेकार है कि आप जो है धांधली का अमल रोक सकें, या फिर वो जो दूसरे बयानिए जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं अपोजिशन की तरफ से कि गैर सियासी क़ुव्वतें हैं, जब तक उनके असरात कम नहीं होंगे इस मुल्क से धांधली ख़त्म नहीं हो सकती? क्या आपको लगता है कि तरीक़ेकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये ख़त्म कर देगा सारी धांधली? सुमैया, दो तीन चीज़ें आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो बातें की बड़ी अच्छी की, क्योंकि उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ बयान करना है, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करें। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से कि उनको वोट का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई बंदा भी इसके मुखालिफ नहीं है, सब कहते हैं मिलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने देर नहीं की, बल्कि बहुत देर कर दी है। चले, आप ये कह रहे हैं देर कर दी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं चाह रही हूँ अपोजिशन अली गौर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ। अली गौर साहब, कल वज़ीर आज़म ने ये गुजारिश की है, हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन मिल के बैठे और इंतखाबी इस्लाहात पर हम काम करना चाहते हैं, आपकी तजावीज़ सुनना चाहते हैं। आप क्या वाकई चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात पर मिल बैठ के काम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समिया, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें, ये कोई इतना मतलब है कि जिस तरह से बड़ी लाइटर टोन में प्राइम मिनिस्टर ने बात की और इस बात को समझा कि ये उस तरह का इशू नहीं है। अच्छा। असल तो हमारा मुद्दा ही यही है, हमारे पार्टी कायद जो है मियां नवाज शरीफ साहब, उनका मौक़िफ़ ही यही है कि वो मुक़्तदर हल्के जो पाकिस्तान की सियासत पर असर, जो पार्टियां तोड़ने और बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इलेक्शन में को प्री इलेक्शन रिगिंग जिसको बोलते हैं, जो वो एलिमेंट करवाते हैं जिससे लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं। असल धांधली को सिर्फ इलेक्शन डे का तो मतलब नहीं है, ये तो आखिरी दिन वो काम होता है कि जो कसर बाकी रह गई है वो आखिरी दिन पे निकाल लें। सही। इलेक्शन रिगिंग तो मुझे ये बताएं कि पंजाब से जो मुस्लिम लीग नून के पूरे जनूबी पंजाब के लोग तोड़े गए, वो कैसे तोड़े गए? मुझे ये बताएं कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़े तरक्याती काम मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुए। एनर्जी क्राइसिस एड्रेस हुआ, आपने देखा कि चाइना से अरबों रुपए की जो है वो मतलब है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट साइंस सी पैक जैसा प्रोजेक्ट हुआ, उस लीडर से आपने पंजाब सिर्फ धांधली के जरिए। चले, आप ये समझते हैं कि इन चीजों से धांधली नहीं रुकेगी? हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो वोटिंग मशीन है, ये भी एक धांधली का नया आला है। ओके, आप कहते हैं धांधली का नया आला है जिससे धांधली तो रुक नहीं सकती है। पॉइंट आया आपका, तो इस पर मजीद भी हम बात भी करेंगे, प्रोग्राम में मजीद भी इशूज हैं जिनको उठाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।